महे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्यो मोक्षेयमामृता। तो आइए चलिए बात करेंगे यार नए समीकरण क्या होती है। देखिए हमारे पास एक समीकरण यह है कि गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन बराबर मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन और प्लस अपन लिख देंगे RT/ln क्यू। और अपन जानते हैं कि जो गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन क्या होता है -NFE और यहाँ पे मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन अपन लिख देंगे -NFE0। अब साइड में आपको बता देते हैं थोड़ा सा कि यहाँ पे जो डेल जी क्या है, ये गिब्स ऊर्जा है, क्या है गिब्स मुक्त ऊर्जा है, गिब्स मुक्त ऊर्जा। और यहाँ पे जो डेल जी नोड है इसको अपन बोलेंगे मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा, क्या बोलेंगे मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा। और यहाँ पे जो क्यू दिया गया है यह अभिक्रिया की लब्धि, या अपन इसको बोल दे अभिक्रिया की ये मात्रा है। और यहाँ पे आर आदर्श गैस नियतांक है, आदर्श गैस नियतांक, और इसकी वैल्यू अपन जानते हैं 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर प्रति मोल केल्विन हो जाएगा। और यहाँ पे टेम्परेचर अपन मानेंगे 298 केल्विन। तो चलिए अपन बात करते हैं, अपन इसमें इस समीकरण में ये वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आ जाएगा -NFE0 बराबर -NFE0 और यहाँ पे क्या आएगा प्लस RT/ln क्यू। अब देखिए इस पूरी समीकरण में अपन -NF का भाग देते हैं तो हमारे पास इस प्रकार की समीकरण प्राप्त हो जाएगी कि E बराबर E0 माइनस RT/ln क्यू अपोन NF। अपन -NF का भाग दिया तो हमारे पास ये समीकरण प्राप्त हो गई है। और अपन ये जानते हैं कि ln क्या होता है 2.303 और यहाँ पे लिख देंगे log की बेस 10। तो अपन ln को अपन खोल के लिखते हैं तो E बराबर E0 माइनस 2.303 RT log की बेस 10 और ये Q और अपन यहाँ पे लगा देंगे NF। एक बात देखिए यहाँ पे जो F है ये 96,500 एक मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। तो अपन ये किस में लिख देंगे, ये फेराडे में है, यानी कि एक फेराडे 96,500 कूलम होता है। तो इसमें अपन वैल्यू पुट करते हैं कि E बराबर E0 और माइनस 2.303 आर की वैल्यू अपन लिखेंगे 0.0821 और यहाँ पे टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर 273 केल्विन है। और अपन लिख देते हैं यहाँ पे लॉग की बेस क्यू, इसमें अपन भाग देंगे N और ये F कितना है 96,500। तो देखिए आप इसको सोल्व करेंगे, आप इतनी सी वैल्यू को आप सोल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा E बराबर E0 माइनस 0.059 और ये क्या है N और यहाँ पे आ जाएगा log क्या बेस 10 और ये Q। अब अपन जानते हैं कि Q क्या है, Q अभिक्रिया गुणांक है। तो यहाँ पे अपन क्यों लिख देते हैं कि Q बराबर, हमने 11th में साम्य वाले चैप्टर में पढ़ा था कि Q बराबर अपन लिख देंगे कि प्रोडक्ट की सांद्रता अपोन रिएक्टेंट की सांद्रता। और साथ ही साथ वहां पे अपन ने क्या पढ़ा था, साम्य स्थिरांक पढ़ा था, वो भी यही था। लेकिन इसमें फर्क है, ये सभी यानी कि किसी भी बिंदु किसी भी स्थिति पर अपन इसको लागू कर सकते हैं, किसको, ये जो अभिक्रिया गुणांक है। जबकि यहाँ पे इसका भी फॉर्मूला यही होता है कि प्रोडक्ट की सांद्रता अपोन रिएक्टेंट की सांद्रता, ये केवल और केवल साम्य की स्थिति पर ही लागू होता है। तो अपन यहाँ पे इसको पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप E बराबर E0 माइनस 0.0591 और एक ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन की संख्या है और यहाँ पे लिख देते हैं लॉग की बेस 10 प्रोडक्ट की सांद्रता अपोन रिएक्टेंट की सांद्रता। तो हमारे पास यह नैंडेस समीकरण का रूप आ चुका है।
ये हमारे पास निर्णय समीकरण का रूप आ चुका है और ये लागू होता है 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। कहां पे लागू होगा? 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ये लागू होता है। अब अपन बात करते हैं आगे कि अपन इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे अपन बात करें कि E बराबर E नोट माइनस 0.0591 और ये ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या है। यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट है, अपन ऊपर वाली विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर वाली धातु प्रोडक्ट के रूप में कार्य करती है। तो यहाँ पे अपन क्या लिख देंगे? ऊपर वाली धातु, और ऊपर वाली धातु का क्या होता है? ऑक्सीकरण। तो यहाँ पे लिख देंगे लौह की बैच 10 ऑक्सीकृत होने वाली धातु की सांद्रता, या अपन लिख दे कि अपचयित होने वाली धातु की सांद्रता, या अपन इसको अलग रूप में इस प्रकार भी अपन इसको मान सकते हैं 0.05 N और यहाँ पे 10 और लिख देंगे ऊपर वाली धातु किसमें? विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर वाली धातु की सांद्रता अपूर्ण नीचे वाली धातु की सांद्रता, नीचे वाली धातु की सांद्रता। या अपने इसको एक प्रकार से और बोल सकते हैं कि E बराबर E नोट माइनस 0.0591 और यहाँ पे N और लौह की बैच 10 और यहाँ पे लिख देंगे कि LHS अपोन RHS। तो ये हमारे पास 3-4 इसके समीकरण आ चुके हैं। तो ये निर्णय समीकरण के ही भिन्न भिन्न रूप हैं। क्या है? ये निर्णय समीकरण के ही भिन्न भिन्न रूप अपन पढ़ रहे हैं। अब देखिए इसको अपन लागू कैसे करेंगे। यहाँ पे मान लीजिए कि मेरे पास एक समीकरण ये है, एग्जाम्पल के तौर पे अपन मान लेते हैं कि यहाँ पे जिंक है और ये सॉलिड फॉर्म में होता है और ये क्यूप्रिक आयन है, ये एक्वस फॉर्म में होता है, जो कि अपन गैल्वेनिक शेल में पढ़ा था। तो यहाँ पे अपन लिख देंगे कि जिंक का क्या होता है? ऊपर वाली धातु है तो क्या होगा? जिंक का ऑक्सीजन होता है और ये जलीय अवस्था में चला जाता है। और यहाँ पे जो क्यूप्रिक आयन है ये इलेक्ट्रोड पर जमा होता है सॉलिड के रूप में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिंक का क्या हो रहा है? ऑक्सीजन हो रहा है और यहाँ पे क्यूप्रिक आयन का क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। तो देखिए इसमें अपन ये वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पे E बराबर E नोट माइनस 0.0591 और ये ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या आप इसमें देख सकते हैं कि इस अभिक्रिया में कितने इलेक्ट्रॉन्स परिवर्तित हुए हैं। तो देखिए जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं, तो क्यूप्रिक प्लस आयन ने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण के लिए। तो यहाँ पे ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 2। और यहाँ पे लौह की बैच कितनी है? 10। अब देखिए यहाँ पे अपन क्या लिखा था कि प्रोडक्ट अपन लेंगे सिर्फ आयनों का ही, प्रोडक्ट अपन लेंगे आयनों का ही। तो यहाँ पे जिंक +2 की सांद्रता और नीचे अपन क्या लिख देंगे? रिएक्टेंट, यानी कि ये यहाँ पे क्यूप्रिक आयन की सांद्रता, क्योंकि ये सॉलिड है और सॉलिड की सांद्रता अपन कितनी मानते हैं? यहाँ पे मान लीजिए कोई भी मेटल सॉलिड है, इसकी सांद्रता अपन कितनी मानेंगे? इकाई। और ये अपन ने 11th में भी साम्य वाले चैप्टर में पढ़ा है कि जो सॉलिड है उसका अपन कितना मानते हैं? 1 मानते हैं। तो ये हमारे पास इस अभिक्रिया के लिए निर्णय समीकरणें आ चुकी है। अब देखिए आपको ये बोल दिया जाए कि निम्न एग्जाम्पलों में निर्णय समीकरण को लागू कीजिए, तो अपन आसानी से इसको लागू कर सकते हैं। देखिए हमें अपचयन का एग्जाम्पल दे रखा है कि ये क्यूप्रिक आयन ने 2 इलेक्ट्रॉन्स ग्रहण किए और किस में बदल गया? कॉपर सॉलिड में बदल चुका है। तो अपन इसके लिए निर्णय समीकरण लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए E बराबर E नोट माइनस 0.0591 और यहाँ पे ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या और क्या लिखा था? लौह की बैच 10 प्रोडक्ट की सांद्रता अपोन रिएक्टेंट की सांद्रता। तो अपन इसमें वैल्यू पुट करते हैं कि E बराबर E नोट माइनस 0.0591 और यहाँ पे ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? आप देख रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स क्यूप्रिक आयन ने ग्रहण किए। तो अपन लिख देंगे कि N बराबर कितना है? 2 है। और यहाँ के लौह की बैच 10 प्रोडक्ट की सांद्रता कितनी है? 1 है। क्यों? प्रोडक्ट क्या है? सॉलिड है। तो अपन क्या लिख देंगे? 1 अपोन यहाँ पे रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन लिखेंगे तो क्यूप्रिक +2 आयन। तो इस प्रकार अपन अब आप इसमें देखिए अपचयन हो रहा है, तो अपन इसमें क्या लिख देंगे? रिडक्शन पोटेंशियल। और यहाँ पे भी क्या लिख देंगे? रिडक्शन पोटेंशियल। इसी प्रकार यदि हमें दूसरी धातु के बारे में दे दिया जाए तो इसको अपन लिख देंगे
यहाँ पे देखिए जिंक आयन है, ये सॉलिड फॉर्म में है और जिंक +2 में गया, इसका मतलब ऑक्सीजन और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें त्यागे हैं। तो इसके लिए अपन लागू करेंगे निर्णय समीकरण। तो यहाँ पे देखिए E बराबर E0 माइनस 0.0591 और यहाँ पे ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है आप देख सकते हैं 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख दिया और लॉग की बेस 10 और यहाँ पे प्रोडक्ट की सांद्रता, प्रोडक्ट यहाँ पे जिंक +2 आयन है तो जिंक +2 आयन अपन यहाँ पे लिख सकते हैं। और देखिए रिएक्टेंट क्या है, सॉलिड है, तो अपन क्या लिख देंगे 1। तो ये हमारे पास दूसरी अर्धशेल अभिक्रिया यानी कि निर्णय समीकरण आ चुकी है। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है ऑक्सीजन, तो अपन लिख देंगे ऑक्सीकरणशील विभव और यहाँ पे लिख देंगे ऑक्सीकरणशील विभव। और अपन यहाँ पे जो E0 है, ये E0 क्या है, मानक सेल विभव, क्या है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल है। और ये अपन ने पीछे पढ़ा था, ये कुछ विशेष कंडीशन पर ही लागू होता है। अपन ने देखा था कि टेम्परेचर 298 केल्विन होना चाहिए और जो प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर होना चाहिए और साथ ही साथ विद्युत अपघटन की कंसंट्रेशन 1 मोलर होनी चाहिए। तो देखिए इसका अपने फॉर्मूला लिखेंगे E बराबर E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। तो ये सूत्र अपने पढ़ा था। यहाँ पे एक बात आपको ये याद रखनी है कि इसमें रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू रखनी है और इसमें भी अपन रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पुट करेंगे। अब आप देखिए कि यदि आपको ये बोला जाए कि यदि गैस रूप में हो, यदि सॉलिड है तो अपन उसकी कंसंट्रेशन 1 मान लेते हैं। यदि हमारे पास गैस है तो अपन गैस की सांद्रता नहीं लेते हैं, उसका पार्शियल प्रेशर लेते हैं। देखिए अपन बात कर लेते हैं, यहां पे आप देख सकते हैं कि 2H+ और इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स ग्रहण किए और किस में बदल गया, ये गैस में बदल चुका है। तो अपन इसके लिए निर्णय समीकरण कैसे लागू करेंगे कि यहाँ पे E बराबर E0 माइनस 0.059 और यहाँ पे ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी है, 2 है और यहाँ पे लोग की बेस्ट है। अब प्रोडक्ट की सांद्रता, प्रोडक्ट यहाँ पे गैस है तो गैस के लिए अपन ने सामने में पढ़ा था कि यदि गैस है तो उसके लिए अपन ने सांद्रता की जगह पार्शियल प्रेशर यानी कि आंशिक दाब प्रयुक्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे कि H2 का आंशिक दाब अपोन H+ आयन की सांद्रता का स्क्वायर। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन है और ये इसका अपचयन विभव है और हाइड्रोजन के लिए अपचयन विभव या कोई सा विभव मान लीजिए उसके लिए इसका मान कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू कितनी होगी, 0। तो अपन लिखेंगे E बराबर E0 माइनस 0.059 और ये 2 और यहाँ पे अपन मान लेते हैं कि हाइड्रोजन का आंशिक दाब एक वायुमंडलीय दाब मानते हैं। अपन ने स्टैंडर्ड कंडीशन में ये पढ़ा था। तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं लॉग की बेस 10 और 1/H+ की सांद्रता का स्क्वायर। अब आप देखिए यहाँ पे कि इसको अपन सोल्व करते हैं तो हमारे पास E बराबर है क्या आ जाएगा, माइनस 0.059 और 2 और log 10 गुणा 1। लेकिन ये देखिए नीचे तो ऊपर आके किसमें हो जाएगा, माइनस में, तो इसका माइनस और इसका माइनस क्या हो जाएगा 0.059 और यहाँ पे 2 log की बेस 10 और H+ की सांद्रता का स्क्वायर। log 10 log 1 की वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0। तो अपन यहाँ पे लिख देंगे कि log 1 कितना होता है, 0 होता है। तो हमारे पास E बराबर क्या आ गया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 0.0591 और 2 इसको अपन सोल्व करेंगे तो क्या आ गया 2 log की बेस H+ की सांद्रता, इससे कैंसिल हो गया। तो आप देख सकते हैं E बराबर 0.0591 और यहाँ पे log H+ की सांद्रता। अब देखिए दोनों तरफ मैं माइनस से इसको गुणा कर दूं तो यहाँ पे देखिए इसको दोनों तरफ माइनस से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अपन ने pH क्या पढ़ा था कि pH अपन ने पढ़ी थी pH बराबर माइनस log H+ की सांद्रता। तो आप देख सकते हैं कि ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस log H+ की सांद्रता ये हमारी क्या बन गई, ये pH बन गई। तो अपन लिख देंगे माइनस E
और ये कौन सा विभव है, ये अपचयन विभव है, तो अपन लिख देंगे रिडक्शन पोटेंशियल अपॉन 0.0591 और ये हमारा क्या बन गया, ये पीएच। तो अपन निर्णय समीकरण से पीएच की गणना भी अपन यहां पर कर सकते हैं। ओके।